मूवीज़ की सिनेमाबाजी में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं देव साहब के जीवन पर आधारित उनकी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ से कुछ संस्मरण। अभी तक की कहानी में हमने सुना कि देव साहब अपना घर छोड़कर लाहौर से मुंबई जाने के लिए ट्रेन में बैठ गए हैं और उन्हें पिछली गुजरी हुई बातें याद आ रही हैं। उन्हें अपने सारे के सारे फैमिली मेंबर्स का चेहरा याद आ रहा है और इसी समय उन्हें याद आया अपना छोटा भाई, उनके छोटे भाई यानी कि गोल्डी आनंद, जो उनके साथ बहुत अटैच थे। देव साहब याद कर रहे हैं कि मैं बाहर खेलने के लिए जाता था। कभी कभी मैं क्रिकेट खेलता था और कभी गुल्ली डंडा, मगर ज़्यादातर मैं मार्बल्स खेलता था। मार्बल्स यानी कंचे। मेरे पास बहुत सारे कंचे थे। वो बहुत सारे रंगों के थे, कुछ हरे थे, कुछ नीले और कुछ पीले भी थे और नारंगी और भूरे रंग का आभास सा देते थे। मैं उन कंचों को इकट्ठा करके बहुत खुश था और अपने आप को एक राजा जैसा समझता था। मैं बहुत अच्छे से कंचे खेलता था। हो सकता है आजकल के बच्चों को ये मालूम ही ना हो कि कंचे कैसे खेले जाते हैं। पहले ज़माने के जो लोग इस कहानी को सुन रहे होंगे उन्हें तो ज़रूर आता होगा कंचे खेलना। कंचे खेलने में एक दूसरे से कंचे जीते जाते थे, यानी कि मार्बल्स दांव पे लगते थे और वो जीते जाते थे। और फिर लास्ट में जब कोई खिलाड़ी जीतता था तो वो दूर से निशाना लगाता था और देव साहब याद करते हुए कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा निशाना लगाता था और सारे के सारे लड़कों के कंचे जीत लेता था। वो सब लड़के मेरी कंचे खेलने की क्षमता से बहुत प्रभावित थे और मुझसे जलते भी थे। वो याद करते हुए बताते हैं कि एक बार जब मैं अपने कंचों के साथ खेल रहा था तो कंचे मेरी जेब से नीचे गिर गए और जब मैं उन्हें समेटने लगा उसी समय मुझे मेरे पिता की आवाज़ सुनाई पड़ी, देवान। और मैं सारे के सारे कंचे अपने भाग्य पर छोड़कर जल्दी से अंदर चला गया और पढ़ाई करने लगा। मैंने स्लेट उठा ली और उस पे कुछ हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ था। तब तक मेरे पिताजी मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने पड़ोस में सुना है कि तुम कंचों का निशाना बहुत अच्छा लगाते हो। देव साहब बताते हैं कि मैंने बड़े गर्व से कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत अच्छे कंचे खेलता हूँ और मेरा निशाना भी बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि तब मेरे पिताजी ने कहा, लेकिन मैं तब खुश होऊंगा जब तुम अपने जीवन में भी ऐसा ही कोई बहुत बड़ा निशाना लगाओगे और एक बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। तब देव साहब ने अपने पिताजी से कहा कि मैं बिल्कुल बनूंगा, आप बस इंतज़ार कीजिए और आप देखेंगे कि मैंने अपने जीवन में कितना अच्छा किया। तब देव साहब के पिताजी ने कहा, लेकिन तुम इन कंचों के साथ अगर खेलते रहोगे तो तुम बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। देव साहब ने तब अपने पिताजी से कहा, आप देख नहीं रहे हैं कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ और अभी बहुत बिजी हूँ। तब उनके पिताजी ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखकर कहा, मगर ये तो कल वाला होमवर्क है, क्योंकि कल भी तुम्हारी स्लेट पर यही लिखा हुआ था और उसमें कुछ भी
कमी या बढ़ोतरी नहीं हुई है। ना तो तुमने इसमें कुछ जोड़ा है और ना इसे मिटाया है। चलो आ जाओ लाइब्रेरी में और हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देव साहब का जो सबसे कीमती खजाना था वो थे उनके कंचे। वो बताते हैं कि मैं रात में उन कंचों को एक डिब्बे में रखता था और उनको गिन कर ही सोता था और अपने बिस्तर के पास ही रखता था। लेकिन एक बार उनकी एक दूसरे लड़के के साथ लड़ाई हो गई कंचे खेलते समय, और उस लड़के ने उनको बहुत जोर से मारा जिससे देव साहब जमीन पर गिर गए। जब वो उस लड़के के पीछे भागने लगे तब उनके छोटे भाई गोल्डी ने उनके पैर पकड़ लिए। देव साहब याद करते हुए बताते हैं कि गोल्डी जो मुझसे 8 साल छोटा है वो लगभग 3 साल का होगा और वो मेरे पैरों से लिपटा हुआ मुझसे उस लड़के के पीछे जाने से मना कर रहा था। मैंने उससे कहा, गोल्डी मुझे छोड़ दो, मैं उस गुंडे को उस लड़के को सबक सिखाऊंगा। तब उसने मुझसे कहा कि नहीं नहीं आप मत जाओ, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लड़के हैं, वो लोग आपको मारेंगे। तो देव साहब ने गोल्डी से कहा कि नहीं, मुझे कोई मार नहीं सकता, तुम मेरे साथ हो ना, मैं अकेला नहीं हूँ। तब गोल्डी ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों तक आ गए थे, मगर वो शांत हो गया और मुझे देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखें चमक रही थी, उसके लंबे सुनहरे बाल जिसमें कि शाम के सूरज की किरणें पड़ रही थीं सोने की तरह चमक रहे थे, और वो बिल्कुल एक एंजल की तरह, एक देवदूत की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी परी कथा से निकलकर वहाँ आ गया है। मेरे पिता ने उसका नाम रखा था गोल्डी लॉक्स, जो एक फेरी टेल का कैरेक्टर था, और उसके सुनहरे बाल थे जो कि बहुत दिनों तक कटवाए नहीं गए थे, जिसकी वजह से भी उसको ये नाम दिया गया था। मैंने गोल्डी को उठाया और उसे अपने कंधों पर बैठा लिया और घर आ गया, और फिर मैं कंचों के बारे में बिल्कुल भूल गया। कंचों के साथ मेरा मोह उसी दिन समाप्त हो गया। देव साहब ट्रेन में तो बैठ गए थे और मुंबई जा रहे थे। ट्रेन ने अब रफ्तार पकड़ ली थी और वो मेरी जड़ों से मुझे दूर ले जा रही थी। मेरी 19 साल की जो कुछ यादें थीं वो सब मुझसे दूर होती चली जा रही थीं, मगर धीरे धीरे वो यादें धुंधली पड़ रही थीं, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट हो रहा था नए का, कि भविष्य ने मेरे लिए क्या संजो के रखा है, और मैं एक नई यात्रा पर बढ़ता चला जा रहा था। अब मेरे सामने मेरा बीता हुआ कल मेरी आंखों के सामने आता था और बहुत जल्दी चला जाता था। चित्र और सीन्स एक दूसरे में घुल मिल रहे थे। मैंने देखा कि मेरी माँ अपनी रोज की पूजा प्रार्थना घर के आंगन में कर रही हैं और आरती गा रही हैं, ओम जय जगदीश हरे। हम सभी भाई बहन उनके आसपास बैठे हैं, अपने हाथ जोड़े हुए। मेरी माँ मुझे कंबल उड़ा रही हैं और सर्दियों में मेरा ध्यान रख रही हैं और कह रही हैं कि बेटा अब सोने का समय हो गया है। मुझे सचमुच अपने बिस्तर की गर्माहट, उनका कोमल स्पर्श याद आ रहा था। वो मुझसे कह रही थी, बेटा सो जाओ और अपने
आंखें बंद करके अपने मन में गायत्री मंत्र को दोहराओ। और मैं जैसे ही ऐसा करना शुरू करता था, वैसे ही थोड़ी देर में मैं सो जाता था, मंत्र को अधूरा छोड़कर, और एक घोड़े पर उड़ने लगता था। सपनों की दुनिया में पहुंच जाता था, जहां पर बादल ही बादल थे और सपने ही सपने बिखरे थे। मुझे माँ की याद आ रही थी, जब वो खिड़की से मुझे बुलाती थी, पुकारती थी, जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा होता था कि अब तुम्हारे दूध पीने का समय हो गया है, जल्दी से आकर दूध पी लो। मेरी माँ मेरे लिए एक स्वेटर बना रही हैं डलहौजी में। हमारे बड़े घर, हमारे विला के बाहर, जो कि एक ऊंचे पहाड़ पर था। वो विला एक ब्रिटिश सज्जन मिस्टर रॉबिन्सन का था और शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर बनाया गया था। मेरे पिताजी हर बार उस विला को ही हमारी गर्मी की छुट्टियों के लिए किराए पर लेते थे और हमारा सारा परिवार बस से वहां जाता था। रास्ते में जब बस पहाड़ की ऊंची नीची चढ़ाई चढ़ने लगती थी, तो कोई न कोई सहयात्री खिड़की के बाहर उल्टी कर ही देता था। बीच में बस एक जगह पर, जिसका नाम बकलो था, वहां पर रुकती थी, जहां पर बहुत सारे अंग्रेज घूमा करते थे। और अचानक मेरे स्मृति पटल पर मेरे पिताजी आ गए। मैं उन्हें देख रहा था, 7 सर्प मारते, 7 सांप एक के बाद एक, जब हम क्लियर माउंट, जो बंगला मिस्टर रॉबिन्सन का था, उसमें रहने के लिए गए थे। मैं उन अंग्रेज महोदय को भी देख रहा था, जो बूढ़े थे और खुजली करते रहते थे, क्योंकि उनको कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया था, जो मुझे बहुत सारी कहानियाँ और जोक्स सुनाया करते थे जब वो हमारे घर में रहने के लिए आते थे, एक कमरे में जो कि सड़क की तरफ था। वो मेरे पिता के क्लाइंट थे और वो एक मुकदमा लड़ रहे थे अपनी भारतीय पत्नी के साथ। मैं अपने आप को सेक्रेड हार्ट स्कूल डलहौजी की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा था। एक स्कूल बैग मेरे कंधों से लटका हुआ था और मैं चर्च की बेल्स को बजते हुए देखने के लिए रुक जाता था। वो एक रिदम में बजती रहती थी और पूरी की पूरी घाटी उस संगीत से गूंज उठती थी। मैं शाम को डलहौजी की ठंडी सड़क की रेलिंग पकड़े चल रहा हूँ। दूर कहीं सूरज डूब रहा है और फिर मैं गरम सड़क की तरफ बढ़ रहा हूँ। डूबते हुए सूरज की रोशनी कभी छुपती है और कभी सामने आ जाती है। कितना खूबसूरत हिल स्टेशन है डलहौजी। ट्रेन एक झटके के साथ रुक जाती है और फिर मेरे सामने दृश्य चलने लगते हैं। मैं अपने आप को रेलवे ट्रैक के पास एक खंबे से कान लगाए देखता हूँ, दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज़ सुनते हुए गुरदासपुर के अपने घर के पास। और अचानक उसी समय ट्रेन मेरे पास से गुजर जाती है और वहाँ पर रेलवे फाटक खुल जाता है और ट्रैफिक आने जाने लगता है। और फिर मेरे सामने आ जाती है एक नहर, जहाँ पर एक बार मेरा एक दोस्त अपने आप को शो ऑफ करने के लिए ऊपर से कूद गया था और थोड़ी देर तक, जब तक कि
उसका सिर ऊपर उठकर नहीं आया था, तब तक हम उसे पानी में डूबा हुआ देखकर घबरा रहे थे और अचानक से उसने अपना सिर उठाया और बड़े जोर से एक विजेता की सी हंसी हंसा। मैं खुद को अपने उस दोस्त और दूसरे बहुत सारे दोस्तों के साथ उसी नहर के पानी में ठंडे किए हुए आमों को खाते हुए देख रहा था और उसके बाद खुद को खूब मीठी सी और अच्छी लस्सी पीते हुए भी देख रहा था, जो घर के बने दही से बनी हुई थी और जिसमें बहुत सारे पेड़े पड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत शानदार लगती थी। और मेरे मुंह में आ रहा था ताजे बने गुड़ का स्वाद, जो सीधे गन्ने के रस से बनाया जाता था। और मेरे मुंह में स्वाद घुल रहा था ठंडे गन्ने के रस का, जिसमें बस थोड़ा सा नींबू या संतरे का जूस भी मिला हुआ होता था। ये सारी चीज़ें याद करके मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा था और मैं खुद को देख रहा था बाजार में जा कर के सब्जियां और फल खरीदते हुए और एक थैले में भरकर अपने घर लाते हुए। रुकी हुई ट्रेन फिर से एक झटके के साथ चल दी थी और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी थी। मगर मैं ट्रेन में कहाँ था, मैं तो एक हिलते डुलते झटके लेते हुए टांगे में बैठा था, जिसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ था। उसमें मैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ बैठा था, जो हमारे गांव की तरफ दौड़ रहा था। हमारा गांव घरोटा, जो गुरदासपुर से लगभग 20 मील दूर था, जहाँ पर हम सब अपने एक रिश्तेदार के शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे। घोड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा भार लदा हुआ था, मगर घोड़ा दौड़ रहा था, रास्ते की धूल उड़ाता हुआ। उसके पीछे एक और टांगा उसका पीछा कर रहा था। अब मैं बैठा हूँ अपने चाचा के गांव की हवेली के छत पर। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ है। मैं सुन रहा हूँ एक गांव वाले से कहानी कि कैसे गांव में डकैत आ गए थे। और उस कहानी को सुनकर मैं कितना डर गया था, मगर अब मैं मुस्कुरा रहा था ट्रेन में बैठे हुए कि बचपन में मैं कैसे बेकार की बात सुन कर के, जो कि एक किस्सा था, डर गया था। मुझे याद आ रही थी मेरी बड़ी बहनें कांति और शीला, जो हंस रही थीं। शीला जो छोटी थी, वो बहुत लाडली और दुलारी थी और इसलिए बड़ी गुस्सैल भी थी, जो बड़ी बहन को उनकी जगह से हटा देती थी। हमेशा किचन में और आग के पास बैठती थी जब मेरी माँ खाना बना रही होती थी सर्दियों की रातों में। वो अनुभव कितना शानदार था, कितना कोजी था आग के पास बैठकर खाना खाने का। ठंड का हमेशा ही स्वागत किया जाता था, गर्मी से ज़्यादा। आप कोमल मुलायम ऊनी कपड़े पहनते थे और धूप का आनंद लेते थे। मगर धर्मशाला में बहुत ठंड होती थी, जहाँ पर मैंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई करी थी। मुझे याद आ रहे थे उस स्कूल के प्रिंसिपल W.A. बांस। वो कितने क्लासी थे और हमेशा कॉर्डरॉय की जैकेट्स
पहने रहते थे। जब मेरे पिताजी मुझे पहली बार उनके ऑफिस में ले गए थे ये कहने के लिए कि आप मेरे बेटे की इंग्लिश का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, तो उन्होंने कितनी दयालुता से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया था। उन्होंने ही मुझे सही तरीके से अंग्रेजी के बारे में पढ़ाया था। मुझे सही उच्चारण और शब्दों का सही तरीके से उच्चारण करने का जो कुछ भी ज्ञान है वो सब मुझे उन्हीं से मिला था। वहाँ पर मुझे पहाड़ों से और माउंटेन क्लाइंबिंग से भी प्यार हो गया था। और अब बर्फ गिर रही थी जिसने कि एक छोटे से किराए के घर में जो एक कमरे वाला था वहाँ पर चारों तरफ सफ़ेदी और ठंडक बिखेर दी थी। हमारा स्टूडेंट्स का एक ग्रुप पहाड़ पर ट्रैकिंग करने के लिए गया था और हम वहाँ पर बर्फबारी में और एक बर्फ के तूफान में फंस गए थे और हमें वहीं पर रात गुजारनी थी। उस छोटे से कमरे में सब लोग इकट्ठे थे और हमारे शरीर ठंड से कांप रहे थे। टेम्परेचर 0 से नीचे था। हम सब बहुत पतला सा कंबल ओढ़े हुए थे। वहाँ पर कोई फायरप्लेस नहीं था जिसमें कि हम आग जला सकते थे। बाहर खिड़कियों पर बर्फ जोरों से थपेड़े मार रही थी और हमें डराने का प्रयास कर रही थी। हम पतले कंबल में कांप रहे थे। और फिर सुबह हुई और सूरज नीले साफ आसमान पर चमकने लगा और हमारे शरीरों को गर्माहट देने लगा। मैंने ऊपर से मैक्लोडगंज के घरों को देखा जो बिल्कुल छोटे छोटे बिंदु जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेंटिंग हो और उसमें वो छोटे छोटे घर बने हुए थे। ये कांगड़ा घाटी थी। हमारे साथ के एक लड़के ने बताया था कि पहाड़ों की सबसे सुंदर लड़की यहीं कहीं रहती है और हम सब उसके ही सपने देखते रहे। जब मैं सुबह उठा तब भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था कि वो कितनी खूबसूरत होगी, वो कैसी होगी। मैं बस इतना जानता था कि ये कांगड़ा है और वो मेरे ख्वाबों में थी। और तभी मेरे पास एक ट्रैकर आकर खड़ा हो गया जिसके पास दूरबीन थी और वो दूरबीन से गांव की तरफ देख रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और उसने मजाक करते हुए मुझसे पूछा, क्या तुमने भी वही देखा जो मैं इन दूरबीन के जरिए देख रहा हूँ? तो मैंने उससे कहा कि क्योंकि आप दूरबीन से देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा। मेरी नंगी आँखों से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। वो हंसा। मैंने उससे पूछा, क्या आप इंग्लैंड से हो? तो उसने बोला, नहीं, मैं स्कॉटिश हूँ। और फिर उसने अपनी दूरबीन मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने नीचे गांव की तरफ देखा। एक बेहद खूबसूरत लड़की एक घर के पीछे से निकल कर आई। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो जैसे एक परी सी लग रही थी। वो बेहद खूबसूरत थी और सुबह की ओस की तरह पवित्र थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी तरफ देख रही थी। मैं अपने आप से बुदबुदाया, मुझे लगता है यही वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। उस स्कॉटिश ने मुझसे कहा, क्या?
मैंने कहा देखो, और मैंने उसे दूरबीन पकड़ाई और तभी तेज हवा ने उसको नीचे लुढ़का दिया और मैं भी उसके साथ लुढ़कने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की एक पेड़ के पीछे फिर से गुम हो गई। वो व्यक्ति हंस रहा था और मुझसे कह रहा था, ग्रेट शो। और मैंने उससे कहा, और ये बड़ा परेशान करने वाला भी है, क्योंकि लड़की ने ऊपर देखा ही नहीं और तभी वो दूरबीन में देखकर चिल्लाया, वो बाहर आ गई है और ऊपर देखकर मुस्कुरा रही है। मैं ऊपर से ही उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाने लगा, जबकि मुझे ये मालूम था कि इतने नीचे से उसको बिल्कुल दिख नहीं रहा होगा। मगर मैं पता नहीं क्यों बहुत खुश था। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे कॉलेज धर्मशाला में आना और मुझसे मिलना। मैं कॉलेज में टेनिस भी खेलता था, लेकिन मैं इसमें बहुत बुरा था। मेरे बड़े भाई चेतन बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते थे। उन्होंने विंबलडन में भी खेला था और हार गए थे। मैं उनके जैसा टेनिस खेलना चाहता था, लेकिन मैं उनके स्टाइल को कॉपी करके भी उनके जैसा नहीं बन पाया। वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे बॉम्बे के सेंट्रल स्टेशन पर, लेकिन इस समय तो मैं उनको देख रहा था गुरदासपुर वाले अपने घर की बड़ी सी छत पर लेटे हुए। वो एक मीठा संतरा खा रहे थे और सर्दियों की धूप में लेटे हुए अपने आप को टैन कर रहे थे। उनका शरीर सुगठित था और वो बहुत हैंडसम भी थे। वो मेरे माता पिता के फेवरेट थे और उसी कॉलेज में थे जहाँ पर मैं सालों बाद गया। तो चलिए आज देव साहब को और चेतन आनंद साहब को यूं ही सर्दियों की धूप में छत पर संतरा खाते हुए छोड़ देते हैं और अगले भाग में जानेंगे कि आगे क्या हुआ। क्या देव साहब अपनी ख्यालों की दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में आए और बम्बई पहुंचने पर क्या उन्हें उनके बड़े भाई चेतन आनंद साहब मिले और फिर क्या हुआ, कैसे बन गए देव साहब सभी के दिलों पर राज करने वाले एवरग्रीन देवानंद। अगर आपको इतिहास में वापस लौटना अच्छा लग रहा है और आपको वो पुराने सुनहरे दिन और उनकी यादें अपील करती हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा मूवीज की सनीमा बाजी के साथ और देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा देव साहब की ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।